जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने पावर शेयरिंग चैप्टर लेकर आया हूं। मैं उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम फुरकान अहमद है। मैं आज आपको जो पावर शेयरिंग में बहुत ही इसेंशियल टॉपिक है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो श्रीलंका की केस स्टडी है। इस श्रीलंका के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका के अंदर किस तरीके से पावर शेयरिंग थी। जब किसी भी देश के अंदर पावर शेयरिंग ठीक से नहीं होती है तो उस देश के अंदर अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि राइट्स होते हैं। दो धर्मों के बीच बराबर से पावर शेयरिंग नहीं होती है। पावर शेयरिंग का जो डेफिनेशन जो होती है, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, यानी दो ग्रुप्स को, जो दो ग्रुप्स होते हैं जो दो धर्म के नाम पर हो सकते हैं, उनके अंदर से जो है कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना ही आपकी पावर शेयरिंग होती है। तो आज मैं आपके बारे में डिस्कस करूंगा श्रीलंका के। श्रीलंका जो है, आपको मालूम ही होना चाहिए, ये आपका जो इंडिया है हमारा, उसमें जो आपके सदर्न कोस्ट के तरफ जो आपका तमिलनाडु है, उससे कुछ ही दूरी पर आपका जो है वो आपका श्रीलंका है। और श्रीलंका की जो कैपिटल है वो काठमांडू है। और श्रीलंका जो एक देश है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। भारत का जो आपका हरियाणा देश है लगभग उसके बराबर है, मतलब पॉपुलेशन में हरियाणा की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ होगी, आपकी श्रीलंका की भी 2 करोड़ होगी। अब मैं इस बात करूँगा आगे कि व्हाट इज़ द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका की इथनिक कंपोजिशन कैसी है, यानी कि यहाँ पर जो लैंग्वेज बोलने वाले डिफरेंट टाइप्स के लोग से उनकी कितनी कितनी प्रतिशत है। यहाँ पर जो 2 करोड़ पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर सबसे बड़ा जो स्पीकिंग है, यानी कि वहाँ पर सिन्हालीज लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सिन्हालीज जो स्पीकिंग जो पीपल हैं वो 74% हैं। और सिन्हालीज जो स्पीकिंग लोग जो 74% है, दे आर ऑल बुद्धिस्ट, वो सारे बुद्धिस्ट धर्म को ही मानते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है वो है तमिल स्पीकिंग, यानी कि जो तमिल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, दे आर तमिल श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, तमिल से मानी गया, श्रीलंका के अंदर भी तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। तो कहने का मतलब ये है, वो जो इनकी परसेंटेज है वो 18% है। और आपकी जो थर्ड नंबर पर है वो आपकी क्रिश्चियन है, वो 7% है, 1% मुस्लिम्स हैं। जो 7% क्रिश्चियंस हैं वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। वो कौन दोनों लैंग्वेज बोलते हैं? वो सिन्हालीज भी बोलते हैं, वो आपकी तमिल्स भी बोलते हैं। तो अब इसमें सब ग्रुप्स श्रीलंका के अंदर जो हैं 2 सब ग्रुप्स हैं, यानी तमिल्स के 2 सब ग्रुप्स हैं। इसके अंदर एक श्रीलंकन तमिल्स है और दूसरा जो है वो आपका इंडियन तमिल्स है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स? देखिए, द नेटिव रेजिडेंट्स ऑफ द श्रीलंका, दे आर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल्स। उनकी जो परसेंटेज है वो 13% है, यानी कि 13% जो आबादी है वो श्रीलंकन तमिल्स की है। और आपके जो दूसरा जो ग्रुप है इंडियन तमिल्स का, इनकी जो परसेंटेज है वो 5% है। और ये इंडियन तमिल्स क्यों कहे जाते हैं? एक्चुअली जो हमारे भारत के अंदर कॉलोनियल रूल था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चलती थी, अंग्रेज़ों का शासन चलता था, उस दौरान जो इंडियन तमिल्स थे उनके फोर फादर यानी उनके पूर्वज जो थे, उनके ग्रैंडफादर या उनसे भी ज़्यादा, तो वो आपके इंडिया से जो है श्रीलंका आ गए थे। क्यों आ गए थे? एज ए प्लांटेशन वर्कर, यानी कि टी वगैरह का जो काम होता है वो आपका तमिल में भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी होता है, तो उनके ये आए थे, इसलिए वो लोग दे आर कॉल्ड द इंडियन तमिल्स। अच्छा, ये देखिएगा, आपका जो श्रीलंका है, श्रीलंका में ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा पार्ट है ये आपको वहीं पर कंसंट्रेटेड मिलेंगे आपकी, यानी कि ये आपके ये वहीं रहते हैं। अब इसके बारे में टॉपिक, मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस मेजॉरिटेरियनिज्म?
देखिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेष एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। यानी कि एक तरीके से मान लीजिए मेजॉरिटेरिज्म वो उस तरीके का रूल होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो जिस तरीके से चाहती है, विच एवर वे, जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से देश के अंदर रूल करती है, यानी कि मनमानी तरीके से रूल करती है, जो कि गलत होता है। इसमें जो आपकी माइनॉरिटी की कम्युनिटीज़ होती हैं या अदर कम्युनिटीज़ होती हैं उनको डिसरिगार्ड किया जाता है, यानी कि उनकी जो नीड्स होती है उसको भी इग्नोर किया जाता है। तो मेजॉरिटेरिज्म गवर्नमेंट आई कैसे, जब आप ये श्रीलंका जब इट बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1948, जब ये आपका 1948 में आज़ाद हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, जो सिन्हालास कम्युनिटी 74% थे, इनके जो लीडर्स थे उन्होंने वहाँ पर जो है मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर वो इस्टेब्लिश की। उसके बाद इस्टेब्लिश की दी, क्यों? बिकॉज वहाँ पर आपकी जो सिन्हालीस थे, जो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, वो 74% थे, तो उनका जीतना एक ऑब्वियसली वही जीतेंगे। दूसरी चीज़, इसके बाद जो क्या हुआ, उसके बाद जब ये सरकार बन गई उसके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, तमिल्स के साथ बहुत भेदभाव होता है। 1956 में एक ऐसा कानून लाया जाता है जिसमें सिन्हालास को वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो वहाँ पर सिन्हाला थी वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती, यानी कि सारे के सारे जो काम होंगे पूरे देश के वो सिन्हालास के होंगे। जब सिन्हालास में होंगे, जो तमिल स्पीकिंग है वो जॉब्स नहीं कर पाएंगे, वो आर्मी में नहीं जा पाएंगे, वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, इसलिए सिन्हालास में ही सारे चीज़ें होंगी। एक तो ये हुआ, इससे क्या हुआ, डिसरिगार्ड हुआ तमिल्स का 1956 में। फिर उसके बाद और लॉस बनाए गए। कैसे लॉस बनाए गए कि इस तरीके के लॉस बनाए गए, अगर कोई भी जो एप्लीकेंट्स है, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ में जो भी बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं, पोस्ट होती हैं, वाइस चांसलर या टीचर्स की, प्रोफेसर्स की, उसमें जो है प्रेफरेंस दिया जाता था किनको, सिन्हालास कम्युनिटीज़ के लोगों को। गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपके सिन्हालास के कम्युनिटीज़ के लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता था, जो कि एक डिस्क्रिमिनेटिव सिस्टम है जो बहुत ही गलत होता है। फिर उसके बाद ये होने के साथ साथ फिर एक क्या होता है, एक संविधान और लाया जाता है, जो आपकी सिन्हालास की यानी श्रीलंकन जो गवर्नमेंट थी दैट टाइम की, वहाँ पर क्या लाया जाता है, एक और लॉज लाया जाता है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है। उसमें ये होता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म इन द कंट्री, यानी कि बुद्धिज्म को बढ़ावा देंगे, यानी एक धर्म को जो है बढ़ावा दिया जाएगा और दूसरे धर्म को बिल्कुल डिस्करेज किया, उसे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो ये आपकी बहुत सारी जो है भेदभावपूर्ण जहाँ पर नीतियाँ चलती रहीं, पॉलिसीज़ चलती रहीं, उससे क्या होता है, जो श्रीलंकन तमिल्स थे जो 13% थे, उनके साथ 5% भी इंडियन तमिल्स भी थे, लेकिन श्रीलंकन तमिल्स ज़्यादा उन्हें ये फीलिंग्स थी। तो क्या होता, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके अंदर एलाइनेशन की फीलिंग आने लगी, उन्हें लगा ये तो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर दोनों कम्युनिटीज़ के बीच राइट्स हो जाते हैं, स्ट्रेंड हो जाते हैं, बहसबाजी हो जाती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक जो है फिर क्या, ये राइट्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो होता है, फिर सिन्हालीस के जो आपके श्रीलंकन तमिल से 13% वो ये सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ बनानी चाहिए। तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते थे। फिर वहाँ पर जो है श्रीलंकन तमिल्स ने वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें उनका ख़ास मकसद था, स्ट्रगल था कि हम लोग जो है तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकग्नाइज, यानी कि उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, यानी तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। जैसे कि हमारे भारत के अंदर 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज है, अलग अलग स्टेट्स की, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, उर्दू, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं। तो ये पूरी कोशिश की और उनकी डिमांड थी कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी मिले और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहते थे
नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर आपके सारे के सारे जो श्रीलंकन तमिल्स रहते थे, तो वो था कि हमें यहाँ पर रूल करने दिया जाए, हमें जो है रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबरी का मतलब सब कुछ बराबर हो, मेरे साथ भी एकदम बराबरी के साथ ट्रीटमेंट हो। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सारी डिमांड उनकी फुलफ़िल नहीं की जाती हैं। फिर उसके बाद एक उसको वैसे अपनी भाषा में, दूसरी भाषा में जो है, एक देश होता है जब दूसरी बनती तो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह देता, लेकिन वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लिट्टे, जो 1980 में बनी। और लिट्टे की जो फुल फॉर्म होती है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसका मतलब ये होता है, ईलम का मतलब होता है स्टेट, लाइब्रेशन का मतलब होता है आज़ाद कराना, कि हम लोग जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है हमारा, उसको हम लोग एक देश बनाएंगे। एक डिमांड थी उनका, एक नेशन बनाएंगे, एक स्टेट बनाएंगे। तो ये डिमांड थी। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये डिमांड की तो लोग कहते हैं कि तुम अपना एक अलग देश बनाना चाहते श्रीलंका में। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेजॉरिटी वाले हमेशा यही चाहिए, भाई क्यों होगा। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, बहुत सिविल वार छिड़ जाता है, यानी कि मैं लड़ाई हो जाती है, राइट्स हो जाते हैं बिटवीन आपके जो सिन्हालीज एंड श्रीलंकन तमिल्स, या तमिल्स कह लीजिए, पूरे उनके बीच लड़ाई हो जाती है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या होगा भाई, 1000 पीपल्स वर किलिंग। वहाँ के जो है 1000 किलिंग ऑफ द 1000 पीपल, हज़ारों लोगों की डेथ्स होती है, कैजुअल्टीज़ होती है। इकनॉमिक इकनॉमी जो होती है श्रीलंका की, वो बहुत ख़राब हो जाती है। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को देश छोड़ के जाना पड़ता है, भगाया जाता है मार काट के। तो लोग भागते हैं उस समय घर छोड़कर दूसरे देश में। तो बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज़ बन जाते हैं। रिफ्यूजीज़ का मतलब होता है एक देश से जब कोई भगा देता है तो दूसरे देश में बन जाते हैं। जैसे म्यांमार में, इंडिया के अंदर बहुत सारे रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ आए हैं, करीब 50-60 हज़ार बताए जाते हैं, 1 लाख बताए जाते हैं। बांग्लादेश के अंदर करीब 10 लाख रिफ्यूजीज़ आए थे म्यांमार से। तो कहने का मतलब ये हमारा, इसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़तरनाक होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक बेस पर होना चाहिए। बट उसके बाद श्रीलंका ने सबक सीखा, और उसके बाद जो है बहुत डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ बनाई। आज श्रीलंका जो है इंडिया से भी ज़्यादा तरक्की में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, और कोई गलती होगी तो मैं उसको कोशिश करूँगा दोबारा ये नहीं हो। थैंक यू।